बस माइक इनके खुले रहने। चल, ये इमरजेंसी प्रोविजंस का टॉपिक जो है इसको हम पढ़ते हैं। ये पार्ट 10 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल जो है वो पूछा जाता है। एक तो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से भी इसके अंदर अभी आर्टिकल पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का कॉन्सेप्ट है। पहले यूनिवर्सिटी ने एक दो दफा ये सवाल पूछा था, उसके जुज बना के कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, हाउ दे आर एनफोर्स्ड, ये पार्ट बनाया था। वेदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, तो ये यानी उसकी एनफोर्समेंट के लिए आर्टिकल 199 का साथ पूछना है। फंडामेंटल राइट तो ज़ाहिर है पीछे पार्ट 2 चैप्टर 2 में आपने पढ़े हैं आइन के, तो वो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट तो वहाँ मौजूद है, लेकिन उनकी एनफोर्समेंट का साथ जब मिलाते हैं तो आर्टिकल 199 की तरफ इशारा है। और अगर सस्पेंड करने की बात आती है तो वो अभी हम 233 आर्टिकल जो है उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले 232। तो सस्पेंड करने का आइन के अंदर तरीकेकार मौजूद है, ठीक है। तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का तस्वर भी मौजूद है, और 3 तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर करने का या लागू करने का किसकी तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्सेप्ट मौजूद है। प्रेसिडेंट के जरिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। ज़ाहिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो फेडरल गवर्नमेंट या कैबिनेट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, तो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। इमरजेंसी से स्ट्रक्चरल तब्दीली क्या आती है, उसकी तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए कि इमरजेंसी से स्ट्रक्चरल तब्दीली ये आती है कि जो पावर्स सूबों को आइन ने ग्रांट की हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के तस्वर के तहत या ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को जो दी गई है, मरकज अपने दायरा के लेजिस्लेट लिस्ट जो है पार्ट 1 में फेडरल लिस्ट जो है दी हुई है शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में, उसकी लेजिस्लेशन कर सकता है। बकाया तमाम पावर जो है वो प्रोविंसेस को दी गई हैं। तो इससे जो तब्दीली बड़ी आती है वो ये है कि वो पावर्स मरकज अस्यूम कर लेता है, यानी पावर सूबे की जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो मरकज के हाथ चली जाती हैं। ये इमरजेंसी से होता है। और इमरजेंसी किन बुनियादों पर डिक्लेयर की जा सकती है, किन ग्राउंड्स पर डिक्लेयर की जा सकती है, उसको हम पढ़ते हैं। तो एक तो वार या फॉरेन एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐसी हो जाए जो सूबे के कंट्रोल में ना रहे, तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत होगी। फिर 234 में ये बयान हुआ है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है प्रोविंस की वो फेल हो जाए, तो उसकी बुनियाद पर भी मरकज जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, गवर्नमेंट आइन के मुताबिक न चलाई जा रही हो। इसी तरह फाइनेंशियल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है, और पाकिस्तान फाइनेंशियल इमरजेंसी के बड़े करीब करीब ही रहता है, लेकिन समहाउ हमारी तो तनख्वाहें भी लोगों की बढ़ जाती हैं और मामलात आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी से क्या तब्दीली आएंगी वो हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इमरजेंसी जो है 232 की, यानी वॉर या फॉरेन एग्रेशन हो जाए पूरे पाकिस्तान के अगेंस्ट या किसी पार्ट के अगेंस्ट, तो उस वक्त जाहिर है मरकज को पास अज्यूम करना पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस की सबसे बड़ी फोर्स जो है फौज पाकिस्तान, उसकी कमांड स्ट्रक्चर जो है वो वफाक के मतहत है। तो जाहिर है सूबा तो वार को नहीं संभाल सकेगा, तो इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, तस्वर मौजूद है। लेकिन इमरजेंसी का जिस तरह का एफिशिएंट सिस्टम पहले मौजूद था 1973 के आइन में, उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस कर दी गई हैं 18th अमेंडमेंट से, तो उस पावर्स को काफी कुंद कर दिया गया है। जैसे मौजूदा हालात में भी बात होती रहती है कि सूबा सिंध में इमरजेंसी लगा दी जाएगी, तो जाहिर है पाकिस्तान में कई दफा ऐसी बुनियाद पर भी इमरजेंसी लगाई गई थी जहाँ पर किसी सूबे में किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत हो, और मरकज और उस सूबे के दरमियान तो मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत होने की वजह से अगर
वर्किंग रिलेशनशिप या उनके दरमियान बाहम हमआहंगी डेवलप ना हो सके, तो कई दफ़ा फिर ये शॉर्टकट तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया ताकि स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो हो सके। तो वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करके, ये लास्ट इमरजेंसी भी आपको याद होगा कि ये शहबाज शरीफ की जब पंजाब में गवर्नमेंट थी और पीपल पार्टी ने उस दौरान जब ये इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक चलाई जा रही थी और पीपल पार्टी ने वादा भी किया था उनकी बहाली का, फिर थोड़ी सी रिलक्टेंस शो कर रहे थे। तो उन दिनों जब मूवमेंट पूरे जोर पर थी और नवाज शरीफ भी सपोर्ट कर रहे थे, शहबाज शरीफ भी, तो उस दौरान सुलेमान तसीर जो थे गवर्नर, उनके जरिए से सूबा पंजाब में इमरजेंसी लगा के पावर्स को अस्यूम कर लिया गया था। और जिस दिन बहाली का मेन रैली निकाली गई थी लाहौर से, तो उस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं थी, तो वो बाद में फिर बहाल हुई। तो अब मौजूदा हालात में इमरजेंसी लगाना या उसको लगाने के बाद बरकरार रखना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली की इन्वॉल्वमेंट को इन्हांस कर दिया गया है। तो ज़ाहिर है प्रोविंशियल असेंबली जो है वो एग्री नहीं करेगी। पहले सिर्फ करारदाद जो थी इमरजेंसी लगाने की, वो जो हमारी यदि पार्लियामेंट है उसी से ही हासिल करना ज़रूरी था, लेकिन अब प्रोविंशियल पार्लियामेंट को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है। हम आर्टिकल 232 आप लोगों ने निकाल दिया होगा, उसकी रीडिंग करते हैं, फिर साथ साथ उसका सारा प्रोसीजर में बड़ी बड़ी बातें जिनकी तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए, मैं उसकी रीडिंग करने से कबल कि भाई कौन लगा सकता है, किन वजूहात की या ग्राउंड्स की बुनियाद पर लगाई जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, लगाई जाने के बाद तब्दीली क्या आएगी, यानी पार्लियामेंट के हवाले से क्या तब्दीली आएगी, एक्सेक्टिव गवर्नमेंट के हवाले से क्या तब्दीली आएगी, ठीक है, जो सारे ऑफिसर्स हैं, अमला हैं, उनके हवाले से क्या तब्दीली आएगी। फिर ये इमरजेंसी जो है ये कितनी देर तक लगाई जा सकती है, जो लगाई हुई है वो कितनी देर तक मैक्सिमम चलेगी, फिर उसको क्या एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और लगी होने के दौरान क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इन कोई 5 एरियाज में आपका ध्यान जो है वो मौजूद रहना चाहिए उसके हवाले से, ताकि इस आर्टिकल से जो हमें इंफॉर्मेशन निकले वो आपके ज़हन में याद रह सके। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं क्लॉज बाय क्लॉज। Proclamation of emergency on account of war, internal disturbances. If the President is satisfied that a grave emergency exists in which security of Pakistan or any part thereof is threatened by war or external aggression or by internal disturbance beyond the powers of the provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency. वो इमरजेंसी का आलामिया जारी कर सकता है अगर वो समझता है कि पाकिस्तान जो है उसकी सलामती पर शदीद खतरात लाहक हैं और इंतहाई हंगामी सूरत हाल जो है वो मौजूद है, या पाकिस्तान के किसी हिस्से को, अब ये वार की सूरत में हो सकता है, बाहर का अग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है, या अंदरूनी खलफशार भी इस नेचर की हो सकती है, कोई ऐसी जो इंसर्जेंसी हो सकती है जो जिसको सूबा कंट्रोल नहीं कर रहा। तो ऐसे में फिर क्या किया जाएगा, इमरजेंसी प्रेसिडेंट जो हैं वो डिक्लेयर कर देंगे, नाफिज कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट, अब ये बाद में डाला गया, द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, यानी पहली दो ग्राउंड्स वार और एक्सटर्नल अग्रेशन अगर होगा तो फिर वही प्रोसीजर मौजूद रहेगा, लेकिन अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस को जवाज बनाया जा रहा है, यानी सूबे के अंदर खलफशार है जिसके मुतल्लक वफाक का मौक़िफ़ है कि उसको सूबा सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा और सिक्योरिटी और सलामती पाकिस्तान की ज़ाहिर है प्रोविंसेस जो हैं उन्हीं पर ही मुश्तमिल है पाकिस्तान, तो वो प्रोविंस जो होता है उसके रहने वाले जो हैं दे आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और उस प्रोविंस का जो इलाका है दैट इज आल्सो ए टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो इस लिहाज से अगर ये एलिगेशन होगा या ये जवाज़ होगा कि भाई अंदरूनी खलफशार को सबाई गवर्नमेंट ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो ऐसे में प्रोवाइजो ये कहता है फॉर इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस बियॉन्ड द पावर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंट्रोल,
a resolution from the provincial assembly of that province shall be required. उस असेंबली का करारदाद होना जरूरी है, जो मैं अपनी दानिश में एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये समझता हूं कि भाई ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो भी गवर्नमेंट होगी किसी भी सूबे में, वहां पर प्रोविंशियल असेंबली में उसकी मेजॉरिटी होगी, तो उसको करारदाद प्रोविंशियल असेंबली से मंजूर होने का कोई इम्कान नहीं है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंटरनल खलफशार जो है किसी सूबे के अंदर हालात कशीदा होने को जो जवाब या बुनियाद बनाकर, क्योंकि वार तो हर रोज नहीं होती, एक्सटर्नल अग्रेशन तो नहीं होता, तो जिसकी बुनियाद पर सूबों में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती थी, तो ये तीसरी जो शर्त है इसी का ही सहारा लिया जाता था कि ऐसे हालात हो गए जिसको सूबाई गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो अब उसके आगे ये नाकाबंदी कर दी गई है, ये ताला लगा दिया गया है कि भाई उसकी प्रोविंशियल असेंबली से करारदाद मंजूर करवाना जरूरी होगा, जो कि मेरी राय में प्रोविंशियल असेंबली मंजूर नहीं करेगी। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन हिज ओन, यानी प्रोविंशियल असेंबली ने करारदाद मंजूर नहीं की, सदर ने आज खुद अमल किया है। क्या करने वाला अमल किया है? इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला अमल किया है। The proclamation of the emergency shall be placed before both houses of Majlis Shura for approval by each house within 10 days. फिर उसको both houses में पेश कर दिया जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर, यानी ये प्रोक्लेमेशन करने का जो है अलग अलग दोनों हाउसेस से। जी आप क्या पूछ रहे हैं बेटे? अप्रूवल हाउसेस से लिया जाएगा, मुराद ये होती है कि वो उसकी करारदाद जो है उसको मंजूर करेंगे, यानी उसकी मंजूरी देंगे जो इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है उसकी। अब इसका प्रोसीजर, ये दो प्रोवाइजो जो थे ये 18th अमेंडमेंट से डाले गए थे, और अगर आप पहले प्रोसीजर को देखें तो फिर ऊपर और उसके बाद ये सीधे क्लास नंबर 2 आ गई। Notwithstanding anything in the Constitution while a proclamation of the emergency is in force, यानी आइन के अंदर जो इख्तियारात की तकसीम का तरीक़ेकार मौजूद है, यानी उसकी तरफ इशारा है। वैसे तो लिखा हुआ है कि आइन के अंदर जो कुछ मौजूद है उसका लिहाज किए बगैर, जब इस तरह की नॉट विद स्टैंडिंग से किसी अबारत का आगाज हो रहा हो, तो उससे ये मुराद होती है कि वहां उसके नीचे जो प्रोसीजर है ये दीगर जगहों पर जो उसी तरह की चीजें मौजूद होंगी, अब उसका लिहाज नहीं किया जाएगा और इसी तरीके को अडॉप्ट किया जाएगा जो इधर बयान हो रहा है। तो ये अबारत भी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन में कोई और जो चीज है उसका लिहाज किया बगैर, और जो चीज जो है इसके हवाले से यही होगी कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल इख्तियारात जो हैं वो अलग एग्जिस्ट करते हैं। हमारे जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है हमारे आइन के अंदर मौजूद है, तो वहां पर उनके इख्तियारात अलग से हैं, उनकी अलग से गवर्नमेंट है। आप जानते ही हैं चीफ मिनिस्टर जो है वो सूबे के मामलात को चला रहा होता है। तो अब जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी तो फिर उस तरह के तरीकेकार का लिहाज किए बगैर क्या किया जाएगा या क्या तब्दीली आ जाएगी, ये 3 बड़ी तब्दीलियां अब नीचे जिक्र आएगा। पहली तब्दीली ये कि मजलिस शूरा शैल हैव पावर टू मेक लॉस फॉर ए प्रोविंस। वैसे तो मजलिस शूरा जो है वो फेडरेशन के लिए लॉ बनाती है और प्रोविंशियल असेंबली अपने सूबे के लिए लॉ बनाती है जो उनके इख्तियारात की तकसीम है, ठीक है ना। लेकिन अब इमरजेंसी के दौरान उन इख्तियारात की तकसीम का लिहाज किए बगैर मरकज जो है या पार्लियामेंट जो है, मजलिस शूरा जो है वो लॉ बना सकेगी किसी भी सूबे के हवाले से या एनी पार्ट देयरऑफ, जो उसके किसी हिस्से किसी इलाके के हवाले से, with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list or the concurrent legislative list। अब concurrent legislative list तो मौजूद नहीं है, concurrent subject है 3, उनके हवाले से भी, और जो फेडरल लिस्ट में नहीं है। यानी इशारा ये है कि मजलिस शूरा उन्हीं मामलात पर लॉ बना सकती है जो आइन के अंदर जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उनमें जिन चीजों का जिक्र है, जिन चीजों का उसमें जिक्र नहीं है
उन तमाम एरियाज में ऐसी पावर्स को कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स, खुला छोड़ दिया गया है, यानी उनके नाम नहीं लिए गए। जिनके नाम लिए गए हैं फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, जो सब्जेक्ट बयान हो गए हैं, जो एरियाज बयान हो गए हैं, उनमें मजलिस शूरा ला बना सकेगी। बकाया तमाम एरियाज में कौन ला बनाएगा? प्रोविंशियल असेंबली लॉ बनाएगी। लेकिन इधर तब्दीली क्या आ गई? ऊपर कहा कि उसका लिहाज नहीं किया जाएगा। अब मराद ये कि जिन मामलात में सूबाई असेंबली लॉ बनाने के लिए कॉम्पिटेंट थी, बना सकती थी, और मरकज लॉ नहीं बना सकता था, उन मामलात पर भी मजलिस शूरा लॉ बना सके। ये तब्दीली हो गई इमरजेंसी के दौरान। जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अगर कोई एक लाइन का आपसे सवाल पूछे कि इससे तब्दीली क्या आती है, तो तब्दीली इमरजेंसी से बड़ी ये आती है कि जो सूबाई इख्तियारात होते हैं वो मरकज इस्तेमाल करना शुरू कर देता है इमरजेंसी का ऐलान करके। तो कानून साजी का इख्तियार मजलिस शूरा के पास चला गया। अब एग्जेक्टिव की बात होगी। बी पार्ट इसका, द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल एक्सटेंड giving of direction to a province as to the manner in which executive authority of the province is to be exercised. जो वफाकी इंतजामिया है उसको इख्तियार हो गया, उसके इख्तियारात में वुसअत आ गई कि अब वो सूबाई एग्जेक्टिव को हदायत जारी कर सकती है। पहले तो सूबाई हुकूमत जो थी वही उस एग्जेक्टिव को हदायत जारी कर सकती थी कि भाई किस तरह मामलात चलाने हैं, लेकिन अब फेडरेशन की एग्जेक्टिव जो है, गवर्नमेंट जो है, वो सूबाई गवर्नमेंट के तमाम मुलाजमीन को, तमाम जो उसके इख्तियारात हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, यानी उसकी निगरानी में इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरी तब्दीली पैरा सी, द फेडरल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, एक हुक्मनामे के जरिए वफाकी हुकूमत अस्यूम टू इटसेल्फ, खुद संभाल लेगी, और डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ प्रोविंस टू अस्यूम ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जब गवर्नर को हदायत करेगी कि वो वफाकी हुकूमत के बिहाफ पर, यानी वो सूबे का जो गवर्नर है वो अस्यूम कर ले, संभाल ले, ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, सूबाई गवर्नमेंट के सारे या जो भी उसमें बयान कर दिए गए हैं वो इख्तियारात मरकज खुद संभाल लेगा, या गवर्नर को, जो कि वफाक का नुमाइंदा होता है किसी सूबे में, उसको हदायत करेगा कि उसके बिहाफ में संभाल ले। एंड ऑल और एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन और एक्सरसाइजेबल बाय एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द प्रोविंस अदर देन द प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के अलावा जो भी अदारे हैं किसी भी अथॉरिटीज के मतहत चल रहे हैं या अलग अलग उनके नाम हैं, सवाई सारे महकमे, उनका कंट्रोल भी वो संभाल ले। एंड मेक सच इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल provisions as appear to the federal government to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the proclamation, और दीगर जो कि इसके नतीजे में और एमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को मौसर अंदाज में सूबे में नाफज करने के लिए और जो इकदामात लेना भी जरूरी होंगे, उसका भी वफाक जो है वो ऑर्डर जारी करेगा। दीगर क्या है? इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर सस्पेंडिंग in whole or in part operation of any provision of the constitution, आइन की किसी भी प्रोविजन को जो जाहिर है सूबे की किसी अथॉरिटी को, किसी आर्गन को पावर्स दे रही होगी, इख्तियार दे रही होगी, तो उसको सस्पेंड करना पड़े तो ये इख्तियार भी इस्तेमाल किया जाएगा। आइन के कुछ हिस्से को जो रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द प्रोविंस, जो सूबे की किसी भी बॉडी या अथॉरिटी या किसी भी डिपार्टमेंट या महकमे के नुक्ता नज़र से अलग से उसका कोई अगर तशख़्ख़ुस है आइन के अंदर, उसको अलग से एम्पावर करता है, तो उसको सस्पेंड करने की भी ज़रूरत पड़े तो सस्पेंड करके। तो क्या तब्दीली आई कि मजलिस शूरा उन मामलात की तरफ कानून बनाने का उसको इख्तियार मिल जाएगा जो सूबाई इख्तियार था, प्रोविंशियल असेंबली का इख्तियार था, वो अब मरकज भी इस्तेमाल करेगा। पहले मरकज के पास नहीं था, यानी मजलिस शूरा के पास नहीं था। फिर ये कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है फेडरेशन की, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और हदायत सूबे की एग्जेक्टिव अथॉरिटीज को जो है वो देने का इख्तियार उसको हासिल हो जाएगा। और तीसरी तब्दीली ये कि वफाकी गवर्नमेंट खुद
अगर खुद संभाले तो उसको हमारे उर्फ आम में कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी सदर राज उसको कह लेते हैं, सदर राज। वैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम वो तो दूसरे मानी बन जाते हैं, तो खुद संभालने के अमल को सदर राज कहते हैं, ठीक है। और अगर गवर्नर के जरिए इमरजेंसी लगा के इख्तियार हासिल कर लिया जाए, यानी उसके जरिए से गवर्नमेंट चलाई जाए, तो ये उसको गवर्नर राज कहते हैं। हिंदुस्तान में अक्सर रियासतों में सदर राज या गवर्नर, कश्मीर में उन्होंने आमतौर पर सदर राज रखा होता है, कई एक जगहों पर गवर्नर राज के नुक्ते नजर से मामलात को वो चला रहे होते हैं। ये लगाया जाएगा। और अगर आइन का कोई हिस्सा, यानी प्रोविंशियल असेंबली के आज खुद लॉ बनाने के इख्तियार वो प्रोविंशियल असेंबली के पास मौजूद रहेंगे, यानी उसको नहीं खत्म किया जाएगा। लेकिन जिस तरह प्रोविंशियल असेंबली लॉ बना सकती थी, मरकज नहीं बना सकता था जिन मामलात पर, उन पर भी मरकज को लॉ बनाने का इख्तियार मिल जाएगा। अभी हम इसके बाद एक और प्रोविजन पढ़ेंगे, लेकिन दरमियान में प्रोवाइजो है, उसको जरा देख लें। उसके अंदर दो बातें हैं कि भाई सूबे में तो हाई कोर्ट भी काम करती है, तो क्या इस तरह इमरजेंसी के दौरान हाई कोर्ट के इख्तियारात भी गवर्नमेंट हासिल कर लेगी? तो ये वजाहत कर दी गई कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन पैराग्राफ सी shall authorize the federal government to assume to itself or direct the governor of the province to assume on its behalf any of the power vested or exercisable by high court or to suspend either in whole or in part operation of any provision of the constitution relating to high court. तो हाई कोर्ट से रिलेटेड किसी प्रोविजन को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ना उसके इख्तियारात को छेड़ा जाएगा। वो इसलिए भी है, यानी अगर ये पैरा ना भी होता तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये कंक्लूड किया जाता कि वो चूंकि ना एग्जेक्टिव का पार्ट है ना लेजिस्लेटिव का पार्ट है, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है तो जो पावर सब्स्टिट्यूट हुई इन्हीं दो एरिया में हुई हैं, अदलिया के एरिया में पावर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। Power of Majlis Shura to make laws for province with respect to not any matter shall include powers to make laws, conferring powers, imposing duties, or authorizing conferring of the powers and imposition of duties upon federation or officers and authorities of the federation or officers and authority of the federation as respect that matter. तो पावर जो मजलिस शूरा को दी गई हैं सूबे के हवाले से लॉ बनाने की, जो कि पहले उसके पास नहीं थी, इमरजेंसी की वजह से दी गई हैं। तो रूल ऑफ लॉ के तस्वर के तहत अगर वफाक जो है उसने गवर्नर राज लगा दिया है या सदर राज के तहत इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए हैं, तो वो जबानी कलामी तो नहीं चलेंगे ना, उनके बैकअप के तौर पर लेजिस्लेशन तो कोई होगी एम्पावर करने वाली। तो एम्पावर करने वाली मजलिस शूरा जो है वो लेजिस्लेशन पास करेगी कि उस सूबे के अंदर वफाक के मुलाजमीन अब उन इख्तियारात को कैसे इस्तेमाल करें जो पहले उनके पास नहीं थे, उनको अब कॉन्फर किया जाएगा लॉ की सूरत में, क्योंकि कंट्रोल जो संभाल लिया है। Nothing in this article clause 4 shall restrict the power of the provincial assembly to make any law which under the constitution it has power to make, but if any provision of the provincial law is repugnant to any provision of any act of the Majlis Shura, which Majlis Shura has under the article power to make, act of the Majlis Shura, whether passed before or after the provincial law, shall prevail, and provincial law shall to the extent of the repugnancy, but so long as only as the act of the Majlis Shura continues to have effect, be void. एक ऊपर इसके अंदर बकाया तमाम सारी स्ट्रक्चर तब्दीली आके मरकज ने संभाल लिया, इख्तियारात इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दिया। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट के इख्तियारात नहीं अस्यूम होंगे, और दूसरा ये कि प्रोविंशियल असेंबली की पावर जो है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। प्रोविंशियल असेंबली के उन एरियाज में जिधर सिर्फ सबाई असेंबली ही लॉ बना सकती थी, उधर इमरजेंसी के दौरान मजलिस शूरा को लॉ बनाने का इख्तियार तो मिल गया है, लेकिन इससे ये कतन मराद नहीं है कि प्रोविंशियल असेंबली को कानून साजी से रोक दिया जाएगा। तो इस क्लास में लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल असेंबली कॉम्पिटेंट रहेगी लॉ बनाने की, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम गौर करें तो उसकी इस दौरान लॉ बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब भी प्रोविंशियल असेंबली लॉ बनाती है तो उसकी एग्जेक्टिव जो है, यानी
प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से, कैबिनेट की तरफ से प्रपोजल्स आती हैं, फिर मेजॉरिटी पार्टी उसको पास करती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो अब सूबाई गवर्नमेंट तो फंक्शनल है नहीं, वफाक ने गवर्नर राज लगाया हुआ है या सदर राज लगाया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट तो मरकज चला रहा है, तो इसलिए प्रोविंशियल असेंबली को लॉ बनाने की जरूरत नहीं होगी इस सिलसिले में। लेकिन उसकी पावर्स को आइन ने इंटैक्ट रखा है, महदूद नहीं किया। हाँ, ये जरूर किया है कि अब सपोज प्रोविंशियल असेंबली भी एक लॉ बना दे, एक उसी एरिया में उसी तरह के सब्जेक्ट मैटर पर मजलिस शुरा पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है इमरजेंसी होने की वजह से। पहले तो उसको इख्तियार नहीं था, लेकिन इमरजेंसी की वजह से जो मिला हुआ है, वहां पर वफाक हुकूमत खुद संभाल के सूबे की चला जो रहा है, तो लॉ बनाए। तो अगर उनमें तजाद हो, रिपग्नेंसी हो, तो उसको ये रिजॉल्व, जब भी आइन जो है किसी एक चीज के मुतल्लिक दो बॉडीज को एम्पावर करता है, तो फिर उसकी प्राइमेसी को भी बयान करता है। आइन डेडलॉक पैदा नहीं करता, यानी प्राइमेसी मराद कि अगर उनके दरमियान तजाद हो जाए तो फिर किसका फैसला चलेगा। तो ये आइन में लगातार एहतियात मौजूद है कि भाई जब एक तरह का इख्तियार दो बॉडीज को दिया गया, अब प्रोविंशियल असेंबली को भी दिया गया। पहले कंकरेंट लिस्ट थी आइन के अंदर, उसका भी प्रोविंशियल असेंबली और मरकज को दिया गया था, तो वहां पर भी आर्टिकल 143 जो है आइन का, उसमें बैन किया हुआ है कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो मरकज का लॉ प्रिवेल करेगा। तो इधर भी अब चूंकि इमरजेंसी की वजह से सूबे के हवाले से जो मजलिस शूरा है वो लॉ बनाएगी, और अगर उसी सब्जेक्ट मैटर पर प्रोविंशियल असेंबली ने बनाया है या प्रोविंशियल असेंबली का पहले से मौजूद था, ये कोई असर नहीं पड़ेगा, लॉ पहले से था या अभी बनाया है। लेकिन अगर रिपग्नेंसी होगी तो जिस हद तक रिपग्नेंट है और जितनी देर तक इमरजेंसी रहेगी उतनी देर तक वो प्रोविंशियल असेंबली का लॉ वॉइड रहेगा। लेकिन जब इमरजेंसी उठ जाएगी तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये मजलिस शूरा के लॉ जो हैं वो इमरजेंसी उठने के 6 माह बाद तक रहेंगे, उसके बाद वो उनका असरात खत्म हो जाएंगे। तो उस वक्त अगर प्रेग्नेंट था और प्रेग्नेंट की वजह से वर्ड था सूबे का लॉ, तो फिर उस वक्त वो बहाल हो जाएगा। तो ये कानून साजी का अमल प्रोविंशियल असेंबली का, यानी आप इस इमरजेंसी के दौरान दो स्ट्रक्चर जो हैं प्रोविंस के हवाले से, एक हाई कोर्ट इंटैक्ट रहती है, उसकी तो किसी पावर को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ना अस्यूम किया जा सकता है। इधर प्रोविंशियल असेंबली का कानून बनाने का इख्तियार को इंटैक्ट रखा गया है, लेकिन ये गारंटी नहीं दी गई कि जिन एरिया में प्रोविंशियल असेंबली लॉ बनाती थी वहां पर मजलिस शुरा नहीं लॉ बनाएगी, बल्कि जो पहला ही पैरा हमने पढ़ा था बड़ी तब्दीली का वो ये था कि मजलिस शुरा जो है जिन मामलात पर लॉ नहीं बना सकती थी, इमरजेंसी की वजह से लॉ बनाएगी, तो वो सबाई सब्जेक्ट मैटर होंगे। सिर्फ ये कहा गया है कि वो लॉ बना सकती है प्रोविंशियल असेंबली, ये नहीं कहा कि भाई जो प्रोविंशियल असेंबली जिन मामलात में लॉ बना सकती थी और कोई बॉडी नहीं बनाई। ठीक है, तो मरकज की तरफ से मजलिस शूरा लॉ बनाती है, सूबे की तरफ से प्रोविंशियल असेंबली बनाती है। तो प्रोविंशियल असेंबली का लॉ चाहे पहले से मौजूद था या आप बनाया हो, क्योंकि उसके बनाने का इख्तियार मौजूद रहता है। अगर उसकी रिपग्नेंसी होगी मजलिस शूरा के लॉ से, तो वो फिर उतनी देर तक वर्ड रहेगा जब तक मजलिस शूरा का वो लॉ एप्लीकेबल है। क्लास 5, a law made by Majlis Shura when Majlis Shura would not, but for the issue of the proclamation of the emergency, have been competent to make, shall, to the extent of the incompetency, come to have effect on the expiration of the period, cease to have effect on the expiration of the period of the 6 months after the proclamation of emergency has ceased to be enforced, except as respect things done or omitted to be done before expiration of the said period. जब इमरजेंसी उठ जाएगी तो ये मजलिस शूरा का लॉ उसके बाद 6 माह तक, यानी वो मजलिस शूरा का लॉ जो ये नहीं बना सकती थी और इमरजेंसी की वजह से इसको इख्तियार मिला है बनाने का उस सूबे के हवाले से, वो 6 माह बाद तक रहेगा। और उसके बाद सवाए ऐसी चीजों के जो उस लॉ के तहत करना थी तो कर दी गई, जब छोड़ना थी तो छोड़ दी गई, तो वो तो फिर क्लोज पास ट्रांजैक्शन होती है, वो तो दोबारा खत्म नहीं होगी, वो चीजें तो मुकम्मल हो चुकी। लेकिन बकाया मामलात में उस लॉ के असरात जो है 6 माह बाद खत्म हो जाएंगे। While the proclamation of the emergency, class 6, in force, Majlis Shura may by law extend the term of the National Assembly for a period not exceeding 1 year
and not extending in any case beyond a period of 6 months after proclamation has ceased to be enforced. मजलिस शुरा को ये इख्तियार भी है कि एमरजेंसी के दौरान मजलिस शुरा का जो डायरेक्टली इलेक्टेड आर्गन है यानी नेशनल असेंबली है उसकी मुद्दत को एक्सटेंड कर दिया जाए, 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, या अगर एमरजेंसी जल्द लगाई गई थी यानी उसके उठा लिया गया, 2 माह बाद ही उठा लिया गया, तो फिर अगर कम ड्यूरेशन के लिए एमरजेंसी लगी है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लगी है, तो उसमें तो ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड जो किया जाएगा वो 1 साल के लिए आएगा। लेकिन जल्द उठा ली गई थी तो ऐसी सूरत हाल में फिर 1 साल तक एक्सटेंशन नहीं होगी, फिर एमरजेंसी उठ जाने के ज्यादा से ज्यादा 6 माह बाद तक की लंबी एक्सटेंशन होगी। तो जब 2 पीरियड होंगे, जो भी सूरत हाल के हवाले से लेसर को डील कर रहा होगा, यानी आप कहें कि अगर जल्द उठ गई है तो फिर साल पूरा करने की जरूरत नहीं है, फिर उसके 6 यानी 2 माह बाद एमरजेंसी उठा ली गई है तो उसके 6 माह बाद तक अगर एक्सटेंड होती है तो ज्यादा से ज्यादा 8 माह होगी ना, जिसमें साल नहीं होगी। अगर एमरजेंसी 6 माह चलती है, लंबी चलती है या उससे ज्यादा लंबी होती है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा जो एक्सटेंशन हो सकती है नेशनल असेंबली की वो 1 साल की, यानी मैक्सिमम 1 साल, और उठा लेने के बाद जो ज्यादा से ज्यादा पीरियड एक्सटेंशन का हो सकता है वो 6 मंथ हो सकता है। Class 6. Proclamation of the emergency shall be laid before joint sitting, which shall be summoned by the President to meet within 30 days of the proclamation being issued. कि जब प्रोक्लेमेशन इशू हो जाएगा तो उस दिन 30 दिन के अंदर अंदर ये इमरजेंसी लगाने का अमल जो है वो जॉइंट सिटिंग में प्लेस कर दिया जाएगा। ये ओरिजिनल प्रोसीजर था, अभी शुरू में भी एक प्रोवाइजो के तहत डाल दिया गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर प्रोविंशियल असेंबली की मंजूरी के बगैर इमरजेंसी लगाई गई है तो फिर जो है मजलिस शुरा उससे अलग अलग उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो पहले ही डाल दिया गया, ठीक है ना। लेकिन उसका जो नॉर्मल प्रोसीजर था कि इमरजेंसी लगा दी गई है, वो नाफिज हो गई है, तो उसके 30 डेज के बाद जॉइंट सिटिंग में इसको रखा जाएगा करारदाद। तो जॉइंट सिटिंग क्या उस पर करेगा या इस प्रोक्लेमेशन का क्या होगा 30 डेज के बाद जो रखा जाएगा। And shall cease to be enforced at the expiration of the 2 months unless before expiration of that period it has been approved by the resolution of the joint sitting. 2 माह तक ये चलता रहेगा और उसके बाद कौन सा चलता रहेगा, वो आलामिया जो इमरजेंसी का है, और 2 माह बाद खत्म हो जाएगा अगर जॉइंट सिटिंग ने उसकी अप्रूवल नहीं दी। Shall subject to the provision of the paragraph A cease to be enforced upon a resolution disapproving the proclamation being passed by the votes of the majority of the total membership of the 2 houses in joint sitting. या उसकी नामंजूर करने की करारदाद जो है वो हाउस ने मंजूर करती है मेजॉरिटी से, ठीक है, टोटल मेंबरशिप की जो जॉइंट सिटिंग में था 2 हाउसेस इन जॉइंट सिटिंग, तो उसकी मेजॉरिटी ने पास कर दी है तो फिर खत्म हो जाए, या 2 माह तक रहेगा या 2 माह से ज्यादा उसकी एक्सटेंशन मंजूर हो गई तो फिर आगे चला जाएगा, या अगर उसको डिसअप्रूव कर दिया गया है, मंजूर नहीं किया गया, तो वो खत्म हो जाएगा। Notwithstanding anything contained in class 7, if National Assembly stand dissolved at the time when a proclamation of the emergency is issued, proclamation shall continue in force for a period of 4 months. जब emergency नाफज की गई वो खत्म हो गया, यानी ये जो पीरियड था उसका वो एक्सपायर हो गया, किसका, नेशनल असेंबली का, और नेशनल असेंबली डिसॉल्व है तो फिर ये 2 माह तक नहीं चलेगी, फिर इसका पीरियड जो होगा वो 4 माह होगा, किसका, अलामी का। बट इफ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज नॉट हेल्ड बिफोर एक्सपिरेशन ऑफ दैट पीरियड, it shall cease to be enforced at the expiration of that period unless it has earlier been approved by a resolution of the Senate. 4 माह बाद फिर ये खत्म हो जाएगा या फिर सेनेट जो है इसको करारदाद के जरिए मंजूर कर लेगा तो फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा। ये इमरजेंसी
इंटरनल डिस्टर्बेंस की सूरत में, वॉर या फॉरेन अग्रेशन की सूरत में जो किसी सूबे में नाफिज की जाएगी उसका प्रोसीजर है। ठीक है, ये इसका सवाल अलग से कि इसका या तो कहते हैं कि एमरजेंसी, हाउ एमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस डिक्लेयर, या ये लिखा जाएगा कि वॉर, एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस की बुनियाद पर कैसे डिक्लेयर की जाएगी, और वो डिक्लेयर करने का सारा अमल और इसके अंदर सारी जो स्ट्रक्चरल तब्दीलियां हैं ये सारी आपने लिखी हैं। इससे आगे फिर नेक्स्ट टर्म में हम 233 जो है आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के हवाले से उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद 234 जो किसी भी सूबे की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाने की बुनियाद पर है उसको हम स्टडी करेंगे। यानी एमरजेंसी की दूसरी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फेल हो जाना है। ये वॉर और इंटरनेट डिस्टर्बेंस के बाद वो 234 में बैन हुई है, लेकिन दरमियान में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देने का एमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल आया है उसकी इबारत को भी हम 233 को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।